हेलो स्टूडेंट्स। आप चैप्टर 4 लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं, गति के नियम। इसमें आज का टॉपिक है संवेग संरक्षण का नियम एवं इसके अनुप्रयोग, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड इट्स एप्लीकेशन। तो न्यूटन के द्वितीय नियम से किसी रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लग रहे कुल बाह्य बल के बराबर होता है। तो यहाँ से वेक्टर F इक्वल्स टू डी पी बाई डी टी संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। ये समीकरण आपका 1 हो गया। यदि कुल बाह्य F अनुपस्थित हो, अगर बाह्य अनुपस्थित है तो F की वैल्यू 0 यानी कि डी पी बाई डी टी इक्वल्स टू 0। तो बेटा इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे, समाकलन करेंगे, तो ये ध्यान रखिए यहाँ नियतांक आता है, कांस्टेंट आता है। क्या आता है? कांस्टेंट। भाई कांस्टेंट का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो 0 आता हमेशा, और इंटीग्रेशन ठीक उसका उल्टा होता है तो हमेशा कांस्टेंट आता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं P वेक्टर P इक्वल्स टू नियतांक। तो इसका मतलब क्या है? नियत रहता है, अर्थात कुल बाह्य बल की अनुपस्थित में किसी निकाय का कुल रेखीय संवेग नियत रहता है। यहाँ रेखीय संवेग संरक्षण का नियम है। किसका है? रेखीय संवेग संरक्षण का नियम है। दो कणों के निकाय के लिए संवेग संरक्षण का नियम। अब देखिए क्या होगा। माना कि M1 M2 द्रव्यमान के दो कण हैं जो एक निकाय की रचना करते हैं तथा किसी क्षण उनके संवेग P1 व P2 हैं। M1 द्रव्यमान के कण पर बाह्य बल F1 डैश तथा F2 द्रव्यमान के कारण आंतरिक बल F1 डबल डैश है। इसी प्रकार M2 द्रव्यमान के कण पर बाह्य बल F2 डैश तथा M1 द्रव्यमान के आंतरिक बल F2 डबल डैश है। तब M1 द्रव्यमान के कारण परिणामी बल, तो परिणामी बल क्या होगा? वे F1 इक्वल्स टू, तो यहाँ पर आंतरिक प्लस बाह्य, और ये संवेग परिवर्तन के बराबर होगा। तो डी P1 बाई डी टी समीकरण 1 या न्यूटन के नियम से। अब M2 द्रव्यमान के कारण परिणामी बल वो F2 होगा। भाई तो F2 डैश F2 डबल डैश बाह्य प्लस आंतरिक, और ये dP बाई dt होगा। ये समीकरण। अब समीकरण 1 व 2 का योग करने पर, यानी कि इसको जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा? भाई हमें क्या करना है? F1 प्लस F2 दोनों बलों को जोड़ दिया। F1 की वैल्यू है dP1 बाई डी टी और F2 की वैल्यू है dP2 बाई डी टी। अब देखो बेटा यहाँ पर F1 को हम ये लिख सकते हैं और F2 को ये लिख सकते हैं, और बाकी ये तो लिखा ही है। समीकरण 3। अब बेटा तृतीय नियम से तीसरा नियम ध्यान दीजिए। तीसरा नियम क्या होता है? भी अगर कोई कण एक पर बल लगाता तो दूसरा बल लगाता, लेकिन विपरीत दिशा में। तो F1 की वैल्यू F1 डबल डैश की वैल्यू F2 डबल डैश वो भी माइनस में होगा। तो हम ये सिंपली लिख सकते हैं इसकी वैल्यू 0 है, तो ये वैल्यू 0 हो गई। तो समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 भाई डबल डैश वाला तो 0 हो गया, ये चीज़ 0 हो गई, तो बचा क्या? आंतरिक वाला। तो समीकरण 3 से F1 डैश और F2 डबल डैश, बाकी RHS में जो था वो वही रहेगा।
यदि कुल बाह्य बल क्या हो, शून्य हो, बाह्य बल कितना हो, शून्य हो, अगर बल लगाया ही नहीं गया हो तब क्या होगा, तब बेटा क्या है, ये वैल्यू जीरो तो इसके जीरो के इक्वल लेंगे, यानी कि dp1/dt और dp2/dt इक्वल्स टू जीरो। अब इसको हम एक बार लिख सकते हैं और इक्वल्स टू जीरो। अब फिर से वही चीज़ आ गई बेटा, d/dt ऑफ p1 प्लस p2, तो हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो जीरो आ रहा है, तो इसका उल्टा करेंगे इंटीग्रेट तो कांस्टेंट आ जाएगा। तो यहाँ पर p1 प्लस p2 इक्वल्स टू नियतांक कांस्टेंट आ गया। अतः किसी निकाय पर कार्यरत कुल बाह्य बल शून्य हो तो निकाय का परिणामी संवेग नियत रहता है। आंतरिक बलों की उपस्थिति से इस नियम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि अन्योन्य क्रिया के कारण लगने वाले आंतरिक बल न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करते हैं। आज के लिए इतना ही, उदाहरण कल पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में आप संवेग संरक्षण के उदाहरण जानेंगे।